Yes, good evening, everyone. This is a fast track revision of the famous chapter called Deposits, the most complicated chapter. तो मैं 4-5 मिनट में पूरे चैप्टर के सारे पॉइंट्स आपके संग शेयर करना चाहूंगा. सबसे पहले डिपॉजिट्स जब हम लोग शब्द पढ़ते हैं तो इसका मतलब होता है एनी रिसीट of amount of loan or borrowings, whether you call it a deposit or not, it is considered as deposit. But it will not include the list of exempted deposits prescribed in the rules. इसका मतलब अलग से रूल्स दिया हुआ है जिसके अंदर वो अगर डिपॉजिट्स आ रहा है तो वो एग्जेम्प्टेड डिपॉजिट्स है और उसमें आपको फिर ये जो बोर्ड दिख रहा होगा सेक्शन 73, 76 दैट विल नॉट कम इनटू पिक्चर. सो एक बात बताइए, क्या एक प्राइवेट कंपनी शेयर होल्डर से डिपॉजिट्स ले सकता है? यस, उनसे ले सकता है. पब्लिक कंपनी भी शेयर होल्डर से ले सकता है. पर मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि पब्लिक से, जनरल पब्लिक से कौन सी कंपनी डिपॉजिट्स ले पाएगी? हड़बड़ा के मत बोलिएगा पब्लिक कंपनी. इट विल बी एलिजिबल पब्लिक कंपनीज, वो पब्लिक कंपनीज जिसके नेटवर्थ या टर्नओवर एक लेवल है उसके ऊपर जाए तो एक एलिजिबल पब्लिक कंपनी पब्लिक से ले सकता है. बट पब्लिक एलिजिबल पब्लिक कंपनी शेयर होल्डर्स एंड पब्लिक दोनों से ले सकता है. आम पब्लिक कंपनी जो एलिजिबल नहीं है, जो क्राइटेरिया सेटिस्फाई नहीं कर पाया, वो सिर्फ शेयर होल्डर से ले पा रहा है अभी सैरो के अंदर, और प्राइवेट कंपनी अपने शेयर होल्डर से ले सकता है. सर सीलिंग क्या है वो हम लोग देखेंगे. पब्लिक कंपनी एलिजिबल कब होती है? यहां पर आपको दिख गया है नेटवर्थ और टर्नओवर, एंड ये फिगर समय समय पर चेंज होते रहते हैं. नाउ मोस्ट इंपॉर्टेंट, कितना अमाउंट आप ले सकते हैं? तो एक प्राइवेट कंपनी अपने शेयर होल्डर से अप टू 100% तक ले सकती है ऑफ द पेड अप कैपिटल फ्री रिजर्व सिक्योरिटीज प्रीमियम फ्रॉम मेंबर्स, एंड दे डोंट हैव टू कंप्लाई विद 73 सबसेक्शन 2 और उसके जो क्लॉजेस हैं. ओके, गवर्नमेंट कंपनीज का सीलिंग दिख गया. और एलिजिबल पब्लिक कंपनी शेयर होल्डर से उठा सकते हैं 10% और पब्लिक से उठा सकता है 25%. सर एक मैं एलिजिबल पब्लिक कंपनी हूं, पब्लिक से उठा लूं 35% अलाउड नहीं है, पब्लिक से 25% के ऊपर वो नहीं जा सकते. सर एक पब्लिक कंपनी हूं मैं, एक नॉर्मल पब्लिक कंपनी, मैं सिर्फ शेयर होल्डर से उठाऊंगा, 35% तक भी आप जा सकते हैं. और कुछ प्राइवेट कंपनीज मोर देन 100% जा सकते हैं. जो स्टार्टअप हो, प्राइवेट कंपनी स्टार्टअप 10 साल तक फ्रॉम द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इवन मोर देन 100% जा सकते हैं. या प्राइवेट कंपनी जो ये कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रही है जो स्क्रीन पर लिखे हुए आ रहे हैं और मैंने डिस्कस भी किया था आपसे. ओके, दोस प्राइवेट कंपनीज हु सैटिस्फाई ऑल द 3 कंडीशंस जो आपको क्लास में डिटेल में पढ़ा हुआ भी है, दे कैन ऑल्सो बोरो मोर देन 100%. ओके, वेरी गुड. नाउ लुक हियर, व्हाट इज दैट 73(2)(a) to F? अच्छा, OR in GM, even every private company has to pass even if they are borrowing from shareholders. बट जो नीचे वाले पॉइंट्स हैं वो सारे प्राइवेट कंपनीज को फाइल नहीं करने हैं. क्या है? पहले एक सर्कुलर आरओसी को जमा देंगे आप. दिस इज पॉइंट 2 जो फर्स्ट एक्चुअली है. विद इन 30 days बिफोर इशुइंग सर्कुलर टू मेंबर्स. देन डीपीटी 1 में सर्कुलर आप मेंबर्स को सर्कुलेट करेंगे. थर्ड पॉइंट डिपॉजिट रिपेमेंट रिजर्व बोल के है. आपको हर साल के 30 अप्रैल के पहले, यानी अगर सपोज अभी चल रहा है 2022-23, तो 30 अप्रैल 2022 के पहले 20% ऑफ द डिपॉजिट जो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर यानी कि 2023-24 में जो मैच्योर होने वाला है वो 2022 के 30 अप्रैल के पहले से अलग कर दीजिए एक शेड्यूल्ड बैंक में, बैंक अकाउंट में. और आपकी कंपनी ये टाइप का डिफॉल्ट तो नहीं की है और 5 साल हो गए हैं ना अगर कोई डिफॉल्ट को रेक्टिफाई किए हुए, और डिपॉजिट शेयर होल्डर से लेते वक्त सिक्योर्ड या अनसिक्योर्ड कुछ भी हो सकते हैं. एंड अनदर थिंग, डिपॉजिट ट्रस्ट डीड सर्कुलर के पहले ही एग्जीक्यूट हो जाना चाहिए एटलीस्ट 7 days बिफोर इशुइंग द सर्कुलर इन डीपीटी 2. और एक इंपॉर्टेंट चीज जो सारी कंपनीज को ध्यान रखना पड़ता है, डीपीटी 3 एक रिटर्न ऑन डिपॉजिट्स है. चाहे आपने डिपॉजिट्स लिया है या एग्जेम्प्टेड डिपॉजिट्स लिया है, हर साल आपको ये रिटर्न ऑन और बिफोर 30 जून जमा देना है. और संग में सर्टिफिकेशन फ्रॉम ऑडिटर भी देना पड़ता है. बट अगर आपकी कंपनी ने सिर्फ एग्जेम्प्टेड डिपॉजिट्स लिया है तब सर्टिफिकेशन फ्रॉम ऑडिटर नहीं जाएगा. और सर मेरी कंपनी ने डिपॉजिट्स लिया ही नहीं है, एग्जेम्प्टेड डिपॉजिट्स लिया ही नहीं है, तो नील रिटर्न फाइल करने की दरकार नहीं है. बट गुड न्यूज, डीपीटी 3 गवर्नमेंट कंपनीज को देने की दरकार नहीं होती है, ये बात भी याद रखिएगा. कम हियर, सेक्शन 76. अब एक एलिजिबल पब्लिक कंपनी पब्लिक से ले रही है पैसा. इस बार सिचुएशन क्या है देखिए, 73(2)(a to F, यानी कि वो जो आपने सारे पॉइंट्स पढ़े थे वो तो है ही जो पीछे पढ़ के आए थे. इस बार एसआर इन जीएम है. इस बार सिक्योर्ड होना जरूरी है, मस्ट बी सिक्योर्ड. ओके, और सिक्योरिटी का जो अमाउंट है दैट मस्ट बी मोर देन द मैच्योरिटी अमाउंट ऑफ डिपॉजिट. क्रेडिट रेटिंग एवरी ईयर है इस बार. एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, सर्कुलर जो पब्लिक को दे रहे हैं वो एडवर्टाइज भी हो रहा है न्यूज़पेपर्स एंड वेबसाइट में. पिछली बार डीपीटी 1 का एडवर्टीजमेंट होना जरूरी
नहीं था। वंडरफुल। उसके बाद हमने देखा था कि क्या लगेगा कॉन्ट्रावेंशन होने से, ये फाइन्स के फिगर्स वेरी इंपॉर्टेंट है, ये ऑफिसर्स पर लगता है, पर एग्जाम में जानबूझ के देगा ऑफिसर्स का केस एंड वो फ्रॉड के इंटेंशन से किए हैं, तो इसके जगह 447 जो मैंने आपको पढ़ाया था वो लग जाएगा। तो एमसीक्यू में लोगों की आदत होगी मैक्सिमम इंप्रिजनमेंट 7 ईयर्स टिक करने के लिए, पर वो वाला ऑफिसर फ्रॉड करके लोगों से डिपॉजिटर लिया तो मैक्सिमम इंप्रिजनमेंट 10 ईयर्स टिक करके आओगे। वहां फाइन में अमाउंट मिनिमम द अमाउंट ऑफ डिपॉजिट्स और मैक्सिमम 3 टाइम्स या जो भी टाइम्स जो 44 47 में जो हम लोग पढ़ते थे, इट्स एक्चुअली व्हाट इज द फिगर, इट इज यस यहां पे क्लियरली लिखा हुआ है, इट इज 3 टाइम्स द अमाउंट ऑफ फ्रॉड इन्वॉल्व, यानी 3 टाइम्स द डिपॉजिट्स हो सकता है। पीरियड ऑफ एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स, मिनिमम पीरियड, मैक्सिमम पीरियड, कई बार लेसर पीरियड के लिए भी हो सकता है, पर उसमें कुछ कंडीशंस थे वो अभी हमने डिस्कस नहीं किया है। एग्जेम्प्टेड डिपॉजिट्स का वीडियो अलग में आएगा, और आईएफएससी कंपनीज अगर हैं, आईएफएससी पब्लिक कंपनी अगर है, वो भी 100% तक ले सकती है शेयर होल्डर्स से। आईएफएससी प्राइवेट कंपनी ऑटोमेटिकली कवर हो जाती है। तो ये सब चीजें हमने देखा था आज। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको याद करने का मैंने एक आपको बात बताया था यहां पर 73(2)(a) के बकरी नहीं है, यहां पर देखा था हमने, ब्लैकलिस्टेड ना हो, आपकी कंपनी का डिफॉल्ट रिपेमेंट ऑफ डिपॉजिट्स ना चल रहा हो, और अगर चल रहा है तो 5 साल ओवर हो गया हो, ओआर इन जीएम पास करना पड़ता है, क्रेडिट रेटिंग हमें ऑब्टेन करना पड़ता है, सर्कुलर डीपीटी 1 में हम देते हैं, पर पहले आरओसी को देते हैं, और इन्वेस्टमेंट वाली बात जो थी 20% ऑफ द डिपॉजिट्स जो अगले साल मैच्योर होने वाला उसकी बात थी, ये हमने बोकरी बोल के यहां पर देखा था। एक और चीज हमने देखा था कि प्राइवेट कंपनी अगर अपने डायरेक्टर से लेती है या रिलेटिव्स ऑफ डायरेक्टर से लेती है, दोनों एग्जेम्प्टेड डिपॉजिट्स में शामिल है, बट पब्लिक कंपनी में सिर्फ डायरेक्टर से लिया हुआ एग्जेम्प्टेड डिपॉजिट्स में शामिल है। ओके, एंड वन मोर थिंग, दोनों में कॉमन पॉइंट है कि डिक्लेरेशन डायरेक्टर्स को देना पड़ता है, रिलेटिव्स को देना पड़ता है कि फंड जो है वो उनके बोरोइंग्स किसी से बोरो करके आपको नहीं दिया गया था। ये दोनों में कॉमन है, बट अलग चीज दोनों में क्या है, यहां रिलेटिव्स भी कवर्ड है प्राइवेट कंपनी में, यहां पर सिर्फ डायरेक्टर्स कवर्ड है। So this covers your entire deposits chapter का fast track revision। exempted deposits की revision एक अलग track में आएगी। So I am assuming कि इससे आपको help मिला होगा revise करने में। This is really helpful। और यहाँ पर startup का revised definition भी दिया गया था। This is the revised definition। ये definition change होते रहते हैं समय समय पर। And the list of exempted deposits, और ये SR in GM की जगह कभी कभी OR लगता है। ये ऐसा कब होता है, ये भी मैंने बताया था, अगर आपके ये सीलिंग क्रॉस ना हो, बोरिंग्स जो आपने अभी तक ले रखा है और जो लेने वाले हैं, इफ इट इज नॉट एक्सीडिंग पेड अप कैपिटल फ्री रिजर्व सिक्योरिटीज प्रीमियम, देन ओआर इज रिक्वायर्ड, ब्लू वाला दिख रहा है, अदरवाइज एसआर लगता है अगर ये सीलिंग क्रॉस हो रहा होता है। तो आई होप दिस विल हेल्प यू टू रिवाइज द डिपॉजिट चैप्टर स्मार्टली।